सफलता तब मिलती है जब हमारे सपने हमारे बहानों से बड़े हो जाते हैं, जब हमारे लक्ष्य हमारे बहानों से बड़े हो जाते हैं। मेरे सभी साथी सहयोगियों, प्यारे बच्चों, मैं नीतू गर्ग, प्रवक्ता इतिहास, आप सबका हमारे चैनल लर्न एट होम विद नीतू गर्ग पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, जो तस्वीर आप सब देख रही हैं, ये बहुत मन लुभावनी है। क्यों है? क्योंकि काश ऐसा हर देश में हो। वेल्थ क्रिएशन और शेयरिंग, अर्थात सभी देशों में धन बनाया जाए, उसको शेयर किया जाए, सभी देशों में जॉब्स क्रिएट हों, रीजनल डेवलपमेंट, हर क्षेत्र का बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो, हर क्षेत्र का एक संतुलित विकास हो, उद्योग धंधे हो, देश का जीडीपी पर कैपिटा इनकम ऊंचा हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो, हम एक्सपोर्ट भी कर पाए, निर्यात भी कर पाए और पूरी कम्युनिटी, पूरे समुदाय का विकास हो। काश ऐसा पूरे विश्व में हो, तभी ये विश्व बंधुत्व का नारा सफल हो पाएगा। बढ़ते हैं आगे। बस इसके साथ क्लियर हो जाता है कि आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय में से अर्थशास्त्र भाग का पाठ नंबर 1 और भाग भी 1, पाठ का नाम है विकास, के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को पढ़ेंगे, समझेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि विकास का अर्थ क्या होता है, क्योंकि अभी हमने कहा था कि काश ये सब कुछ हो, काश हमारी जीडीपी पर कैपिटा इनकम, काश कम्युनिटी डेवलपमेंट हो और बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट भी हो। तो प्यारे बच्चों, उसी विकास की हम आज बात करेंगे। विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न लक्ष्य क्या हैं, विकास के लक्ष्यों में परस्पर विरोध, आय और अन्य लक्ष्य, राष्ट्रीय विकास, विभिन्न देशों और राज्यों की तुलना कैसे की जाए, ये भी पढ़ेंगे। यहाँ पर हम जब शुरू में बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये सब चीजें हमारे समझ में नहीं आएंगी, लेकिन पूरे सामाजिक विज्ञान का मेरा अपना खुद का अनुभव कहता है कि सबसे आसान हिस्सा पड़ता है और यहाँ से हमारे पास होने के लिए, अच्छे अंक लेने के लिए नींव तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि विकास क्या है। पहले की अवस्था से अच्छी अवस्था, पहले की अवस्था से एक बेहतर अवस्था की ओर बढ़ने की क्रिया को विकास कहते हैं। अगर आज हमारे पास 100 रुपए कमाने की क्षमता है और कल हम 200 रुपए कमाने लग जाते हैं, तो वो हमारा विकास है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक ऐसा परिवर्तन जो भविष्य उन्मुख प्रगति की ओर हमें ले जाता है, और यह एक सामाजिक क्रिया भी है। जब धनात्मक रूप से, अर्थात अच्छे रूप में, बढ़ोतरी के रूप में किसी अर्थव्यवस्था या अवस्था का परिवर्तन होता है, तो विकास है। ये क्लियर कि विकास क्या है? पहले की अवस्था से अच्छी अवस्था की ओर बढ़ने की प्रक्रिया, उसकी क्रिया। उसके बाद है विभिन्न व्यक्तियों के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अब अगर मैं पूछूं कि मेरा विकास का लक्ष्य क्या है, तो वो मैं अलग तरीके से बताऊंगी। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति से पूछेंगे कि उसके लिए विकास का लक्ष्य क्या है, तो वो अपने तरीके से बताएगा। अगर मुझे पूछा जाए कि आपके हिसाब से विकास का लक्ष्य क्या है, तो मैं कहूंगी कि पूरे समाज को, पूरे देश के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक बच्चे को पढ़ने का अवसर मिले और प्रत्येक पढ़े लिखे नागरिक को उचित रोजगार मिले। प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो शहरी हो, उसे उसकी उचित मजदूरी मिले। मेरे लिए विकास ये है। अगर हम एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर की बात करें, तो वो क्या चाहेगा कि उसे बेहतर मजदूरी मिले और प्रत्येक दिन मिले और उसके बच्चे स्कूल जाए। अगर हम पंजाब के एक समृद्ध किसान से पूछें कि उसके लिए विकास क्या है, तो वो कहेगा कि उसे सस्ते मजदूर मिल जाए, ज्यादा समर्थन मूल्य मिल जाए उसकी फसलों का, और उसके बच्चे विदेशों में जा सके, यहाँ नहीं बल्कि विदेशों में। फिर एक शहरी बेरोजगार व्यक्ति से हम पूछें कि वो क्या चाहता है, तो वो कहेगा कि मैं शहर में रहता हूँ, मेरे खर्चे बहुत अधिक हैं, तो मुझे शहर में ही एक अच्छा रोजगार मिल जाए ताकि मैं अपने जरूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा कर सकूं।
शहर में रहने वाली एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की से पूछा जाए कि उसके लिए विकास क्या है, तो वो कहेगी कि मेरा भाई बाहर जाता है, स्वतंत्र घूमता है, उसे आजादी के ज्यादा अवसर मिलते हैं, वो घर का काम तो नहीं करता, लेकिन बाहर घूमने के लिए, पढ़ने के लिए उसे ज्यादा मौके उपलब्ध हैं। तो मैं वो लड़की मतलब चाहेगी कि उसका भाई उसके काम में हाथ बटाए और उस लड़की को भी उतनी ही स्वतंत्रता और आजादी मिले जितनी उसके भाई को मिली हुई है, जबकि उसका भाई ऐसा नहीं चाहेगा। ये हो सकता है। विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में विरोधाभास। अब ये कैसे? मान लीजिए एक उद्योगपति है और उद्योगपति चाहता है कि बिजली सस्ती होगी तभी जब अधिक से अधिक बांध बनेंगे। अब अगर अधिक बांध बनेंगे तो क्या होगा? तो बांध के आसपास की जमीन जलमग्न हो जाएगी, लोग बेघर हो जाएंगे, हो सकता है कि वहां पर रहने वाले लोगों को पलायन भी करना पड़े। तो आदिवासी जो है वो उन बांधों का विरोध करेंगे, उनके लिए तो बांधों का ना होना ही विकास है, जबकि उद्योगपति बांधों के होने को विकास बताते हैं। हो गया ना विरोधाभास। अब लड़की चाहती है कि उसके भाई जितनी स्वतंत्रता उसको मिले और उसका भाई उसके घर के काम में हाथ बटाए, जबकि भाई ये कहता है कि लड़की घर पर रहे और घर का कार्य करे और मेरा तो उसमें कोई रोल ही नहीं है काम करने में। दोनों में विरोधाभास। फिर हम एक जमींदार और एक खेत के मजदूर की बात लेते हैं। जमींदार चाहता है कि उसे सस्ते मजदूर मिले, जबकि खेत में मजदूरी करने वाला मजदूर, गरीब व्यक्ति, ये चाहता है कि उसे ज्यादा मजदूरी मिले। हो गया ना विरोधाभास। तो एक ही देश में प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग तरीके से विकास को परिभाषित करता है। अब अगर हम कॉमनली देखें कि विकास क्या है, बहुत ही साधारण से शब्दों में, तो विकास का अर्थ है आय में बढ़ोतरी होना, आमदनी में बढ़ोतरी होना। सीधी सी बात है, विकास का अर्थ है आमदनी में बढ़ोतरी होना। क्या मात्र यही लक्ष्य है विकास का? नहीं, बिल्कुल नहीं। आय के साथ साथ हमारे विकास के अन्य लक्ष्य भी हैं, जैसे नियमित काम मिलना। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, गरीब अमीर, हर व्यक्ति काम करके खुश होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे रेगुलर काम करने के लिए बेहतर मजदूरी, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसे अच्छी मजदूरी, अच्छा मेहनताना मिले उसके काम का, और उससे अगर वो किसान है तो उसे उसकी उपज की अच्छी कीमत मिले। सब कुछ मिलाकर क्लियर कि उसे ज्यादा आय मिले। इसके अलावा भी कुछ बिंदु हैं जो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, चाहता ही चाहता है। वो है बराबरी का व्यवहार। आपने अक्सर सुना होगा कहते हुए कि पहले लड़कियां बाहर नहीं निकलती थी, डर लगता था, लेकिन आज लड़कियां बहुत अच्छे से बाहर आकर काम कर रही हैं। कितना फर्क आ गया है। स्वतंत्रता, आज हमें घूमने फिरने की, पढ़ने लिखने की कितनी स्वतंत्रताएं, अभिव्यक्ति की कितनी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। यह भी अपने आप में एक विकास का लक्ष्य है। फिर सुरक्षा, हमारी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, सबकी प्राथमिकता है, हमारी सरकारों की प्राथमिकता है कि वो हमें सुरक्षा प्रदान करें। तो ये भी हमारे विकास का एक लक्ष्य है। और दूसरों से आदर, कि प्रत्येक हर वो नागरिक जिससे हम मिले वो हमारा अपमान नहीं बल्कि आदर करे। अगर हमें दूसरों से आदर मिल रहा है अर्थात हमारा विकास हो रहा है। तो आय के अलावा, आमदनी की बेहतरी के अलावा हमारे लिए विकास के अन्य लक्ष्य क्या है? बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर प्राप्त करना। उसके बाद है कि विकास का एक कारक यदि भौतिक वस्तुएं हैं। देखिए, अगर हमारी आमदनी ज्यादा होगी, हम कोई भी भौतिक वस्तु, बंगला, गाड़ी, अपने लिए अच्छी वस्तुएं, कपड़े, गहने सब खरीद सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर हमारा विकास हमारी अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। वही जो मैंने अभी डिस्कस की थी, बराबरी का व्यवहार, दूसरों से सम्मान, सुरक्षा, ये सब चीजें, स्वतंत्रता। अगर मान लीजिए हमें या किसी को, मुझे मान लीजिए, मैं अपने से ही एग्जाम्पल लेना चाहूंगी, मुझे कहीं दूर दराज इलाके में नौकरी मिलती है और आमदनी अच्छी दे रही है, मेरी पहले वाली नौकरी से ज्यादा मुझे तनख्वाह मिलने वाली है, तो एक तरफ
तो मैं सोचूंगी कि मुझे वो नौकरी करनी चाहिए, क्योंकि इससे मेरा और मेरे परिवार का विकास होगा, मेरी आमदनी बढ़ेगी। लेकिन दूसरी ओर मैं ये भी सोचूंगी कि ये नौकरी करना मेरे लिए कितना ठीक रहेगा, मेरे परिवार के लिए क्या सुविधाएं रहेंगी, वहां पर काम करने के लिए वातावरण कैसा होगा, क्या ये नौकरी जो है रेगुलर है, क्या यहाँ मुझे वही सुरक्षा मिल पाएगी जिसकी मैं कामना करती हूँ। तो इसीलिए हमारे सबके विकास के लिए लक्ष्य जो हैं वो मिले जुले होते हैं। हमेशा याद रखिए कि कोई भी चीज अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र अर्थात धन से संबंधित क्रियाएं, अर्थशास्त्र का जो हम अध्ययन कर रहे हैं, इसमें विकास के लिए हमारे लक्ष्य मिले जुले होते हैं, मात्र एक नहीं होता। उसके बाद है राष्ट्रीय विकास। चलो हमने अपने विकास की बात कर ली कि मुझे कैसी नौकरी, कैसी आय, बराबरी के अवसर, स्वतंत्रता, ये तो मेरा हो गया। लेकिन हमारा अर्थशास्त्र सिर्फ मुझसे नहीं, मेरे पूरे राष्ट्र से जुड़ा है। तो राष्ट्र से संबंधित चीजों को राष्ट्रीय कहा जाता है। तो राष्ट्र का विकास कैसा होगा? जब पूरे राष्ट्र की आमदनी बढ़ेगी, प्रत्येक नागरिक की आमदनी बढ़ेगी, प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी अधिक होगी, और तब विकास होगा। लेकिन इसके लिए भी सबके मन में अलग अलग धारणाएं होती हैं कि राष्ट्रीय विकास कैसे होगा। फिर हम ये कैसे, चलो मान लिया कि हमने कह दिया कि जब किसी देश की आय बढ़ेगी तो वो उसका विकास हो जाएगा। लेकिन अभी हम पढ़ के हटे हैं कि सबके लिए विकास की धारणाएं तो अलग अलग हैं। तो हमने किस आधार पर तय कर लिया कि कोई देश विकसित है या अविकसित है? हम एक पिक्चर देखते हैं छोटी सी। देखिए कैसे बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, और इसके बिल्कुल पायदान में छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियां हैं। यहाँ भी लोग बसते हैं और यहाँ भी अमीर लोग बसते हैं। यहाँ पर छोटा सा एक जोक याद आ गया मुझे। एक चौकीदार होता है और उसे सपने में भगवान दिखाई देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी से करते हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। और वो कहता है कि जी मुझे 3-4 बंगले, चमचमाती गाड़ियां हो, और मुझे वहां पर चौकीदार की नौकरी मिल जाए। तो देखिए चौकीदार जो था उसने क्या सोचा। इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए विकास की कामना अपने से जितनी उसकी पहुंच में होती है वहीं तक करता है। तो इसीलिए जो एक मजदूर है वो बेहतर मजदूरी चाहता है, जिसके पास पहले साइकिल है वो मोटरसाइकिल चाहता है, जिसके पास मोटरसाइकिल है वो कार चाहता है। ये धारणाएं बनी हुई हैं, ऐसे ही चलती हैं। फिर एक बड़ा सा शहर खूब विकास कर रहा है, एक जहाज आता है और 500 टन तरल जहरीला पदार्थ एक शहर के खुले कूड़ेदान में फेंक कर चला जाता है, और उसके बाद उसे आसपास के समुद्र में डाल देता है। अफ्रीका देश का एक आइवरी कोस्ट में आबिदजान शहर में ऐसी कुछ घटना हुई। खतरनाक जहरीले अवशेष से निकलने वाले धुएं से लोगों को विभिन्न प्रकार की दिक्कतें, चमड़ी की दिक्कत, बेहोशी, कुछ दस्त लगना, ऐसी शिकायतें आ गई। और लगभग 1 महीने के बाद पाया गया कि 7 लोग मारे गए और 20 अस्पतालों में 26,000 मरीजों का इलाज हुआ। देखिए करनी किसकी थी? वो जहरीले अवशेष किसी फैक्ट्री के होंगे जिन्हें जहाज में भरकर और शहर में डाल दिया गया, और शहर के आम लोगों के साथ देखिए कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा। पेट्रोल और धातुओं से संबंधित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आइवरी कोस्ट की एक स्थानीय कंपनी को अपने जहाज से जहरीले पदार्थ फेंकने का ठेका दिया था, और उस ठेके का भुगतान देखिए कितना बुरा हुआ। लाभ किसे हुआ? उस कंपनी को, स्थानीय कंपनी को हुआ, जिस जहाज से उन जहाज वालों को हुआ, और नुकसान किन्हें सहना पड़ा? उन बेचारे गरीब लोगों को, उन आम जन लोगों को जो वहां रहते थे। तो क्या हमें ऐसा विकास चाहिए कि ऐसे उद्योग हो कि वो अपना कचरा साफ साफ शहरों में डाल दे? नहीं, हमें बैलेंस्ड चाहिए, बैलेंस्ड डेवलपमेंट।
अब विभिन्न देशों और राज्यों की तुलना की जाए तो की जाए कैसे? कौन सा देश अमीर है, कौन सा मध्य में आता है, कौन सा गरीब है, कैसे पता लगे? कौन सा राज्य आर्थिक स्थिति में मजबूत है और कौन सा पिछड़ा हुआ है? ठीक है, अब हम ये देखते हैं। सामान्यतः हम ये देखते हैं कि एक व्यक्ति की एक विशिष्टता या दो विशिष्टता, उन्हें हम कुछ व्यक्तियों पर लागू करके फिर तुलना करनी शुरू करते हैं। मान लीजिए आपकी क्लास में एक लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़ता है, ठीक, चश्मा भी लगा हुआ है उसको। क्या हम उसे फुटबॉल की टीम का कप्तान बना सकते हैं? नहीं ना। अगर उसने कभी फुटबॉल खेली ही नहीं, उसकी रुचि ही नहीं, तो क्या उससे हम फुटबॉल की कामना करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो अब एक फुटबॉल प्लेयर और एक बहुत ही होशियार बच्चे की तुलना करने के लिए कोई पैमाना तो होना चाहिए ना। तो बस वो पैमाना कैसे आएगा कि जब भी हमें कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, जब भी हमें कोई तुलना करनी है, तो हमें कुछ विशिष्टताएं लेनी पड़ती हैं, तभी हम तुलना कर सकते हैं। और ऐसी विशेषताएं विश्व बैंक ने आय के आधार पर दी है, जिसे हम राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। यहाँ पर हम दो तरीकों की बात करेंगे, एक तो बात करेंगे राष्ट्रीय आय की और फिर दूसरी करेंगे। पहले हम इसकी करते हैं कि किसी देश के सभी लोगों की आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। जिस देश की आय अधिक होती है वो विकसित समझा जाएगा, जिसकी राष्ट्रीय आय कम है वो अल्प विकसित, पिछड़ा हुआ या विकासशील। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जिस देश के लोग ज्यादा हैं, उन ज्यादा सारे लोगों की आमदनी जोड़ दें तो वो देश विकसित हो जाएगा। अब हमारे देश में दुनिया के दूसरे नंबर पर जनसंख्या के हिसाब से हम आते हैं, तो क्या हमारा देश विश्व में तरक्की और विकास के मामले में भी दूसरे नंबर पे आता है? नहीं, ये तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी थोड़ी थोड़ी है, सबकी भी जोड़ेंगे तब भी कम हो जाएगी। दूसरा तरीका है औसत आय का, यह भी विश्व बैंक का ही दिया हुआ तरीका है, औसत आय। औसत आय क्या होता है कि जितने राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय क्या कि किसी भी देश के सभी लोगों की आमदनी को, जो राष्ट्रीय आय है, उसको कुल जनसंख्या से भाग करते हैं। ठीक है, इससे क्या निकल आएगा? इससे निकल आएगी प्रति व्यक्ति आय। मान लीजिए 100 रुपए राष्ट्रीय आय है और 50 व्यक्ति हैं, 50 को हम 100 से भाग करेंगे तो औसत आय कितनी आ जाएगी? औसत आय आ जाएगी 2 रुपए। तो इसी प्रकार से देश की कुल राष्ट्रीय आय को हम कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, इसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। जो औसत आय है इसका दूसरा नाम प्रति व्यक्ति आय है। इसे पर कैपिटा इनकम इंग्लिश में बोलते हैं। लगभग 2 साल पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आया था 1 नंबर का, पीसीआई की फुल बस तो हिंदी मीडियम का पेपर में भी पीसीआई। तो अब हमें पता होनी चाहिए कंसेप्ट, क्योंकि हम पूरे विश्व से जुड़े हुए हैं। पीसीआई अर्थात पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। विश्व बैंक के अनुसार 2016 में जिस देश की प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर 12,236 प्रति वर्ष या उससे अधिक है वो समृद्ध है। यूएस डॉलर बेटा क्या है कि पूरे विश्व के लिए हमने एक स्टैंडर्ड करेंसी मान लिया है यूएस डॉलर को। जैसे हमारे देश की जो भारतीय रुपया है ये करेंसी है, ऐसे ही पूरे विश्व के लिए जो करेंसी है वो है यूएस डॉलर। और यूएस डॉलरों में जिस देश की प्रति व्यक्ति आय 12,236 प्रति वर्ष, एक वर्ष में एक व्यक्ति यदि 12,236 डॉलर कमाता है तो वो समृद्ध है, और यदि प्रत्येक व्यक्ति इतने या से अधिक कमाता है तो वो देश भी समृद्ध है। और जिस देश की प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर में 1,005 रुपए प्रति
रुपए नहीं, डॉलर 1005 प्रति वर्ष या उससे कम है, वो निम्न आय वाला देश, अल्प विकसित देश। तो अब हमारे मन में इच्छा तो होगी ही कि भारत की प्रति व्यक्ति आय क्या है। भारत की प्रति व्यक्ति आय 2016 में यूएस डॉलर 1840 रुपए थी, यानी कि हम मध्य आय वाले देशों में आते हैं। क्लियर। अब एक छोटी सी औसत आय की भी सीमा लगा लेते हैं। ठीक, एक देश में मान लीजिए हमने 5 व्यक्तियों की आय ली। क्या देश में पहला व्यक्ति 7,000 रुपए कमाता है, दूसरा 6, तीसरा 8, 5, पांचवा 9,000, तो 7 से 13, 13 और 8 21 और 5 26 और 9 35। 35 को हम लेके, कुल लोग कितने थे, कुल व्यक्ति, कुल जनसंख्या कितनी है 5, 35,000 को 5 से भाग कर दिया तो औसत आय कितनी आ गई 7,000। और दूसरा देश है ख, इसमें पहले की 500, दूसरे की 700, तीसरे की 900, चौथे की 400 है। 12 और 9 कितने हो गए 21 और 25 और एक पांचवा व्यक्ति जो है उसके 32,500। इन सबकी जोड़कर आमदनी फिर से 35,000 बनती है और उसको हम डिवाइड कर देते हैं 5 से और औसत आय फिर आती है 7,000। क्या ये तर्कसंगत है? नहीं। यहाँ देखिए 4 व्यक्तियों की आमदनी कितनी कम और एक व्यक्ति की आमदनी कितनी ज्यादा, जबकि यह सही लग रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत विसंगतियां मिलती हैं लेकिन सारी नहीं ना होनी चाहिए। तो इसीलिए औसत आय जो है वो क की तो सही है लेकिन ख की गलत है। इसलिए औसत आय की भी कुछ सीमाएं हैं, तो उनसे कैसे निपटा जाए ये भी हम आने वाले भाग में पढ़ेंगे। इसी चीज को दर्शाने के लिए मैंने एक छोटा सा चित्र लिया है। ये कुर्सियां इन गरीब लोगों ने बनाई हैं और इन 4 कुर्सियों पर ये 5 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, और इधर क्या हुआ कि यह वही सेम वही अपनी स्थिति है कि 4 की तो आमदनी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी थी और एक के पास 32,500 और 2,500 इन चारों के पास। वही स्थिति दिखा रहा है कि इनको 2 कुर्सियां मिली हैं और 4 बैठे हैं और ये अकेले महाशय 4 कुर्सियों पे हैं। तो ऐसी विसंगतियां हमें सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं कि विश्व बैंक के द्वारा दिया गया मापदंड औसत आय कहीं ना कहीं थोड़ी सीमाएं तो रखता है। हमें इससे निपटना है और हम अगले भाग में कुछ जो परिभाषाएं हैं इकोनॉमिक्स से संबंधित उनको भी पढ़ेंगे और हरियाणा, केरल और बिहार के विभिन्न आंकड़ों की तुलना करेंगे ताकि हम इस लेसन को और भी अच्छे से समझ पाए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।